कॉमन डिफेंस, हाँ वो भी दे सकते हैं। सभी एग्जाम CDAC ये सारे एग्जाम आप दे सकते हो सर। एग्जाम फॉर गर्ल्स, गर्ल्स भी सारे एग्जाम दे सकती हैं सर। मैंने आपको व्हाट्सएप पर डाउट भेजा। तन्मय चंदन केड़े व्हाट्सएप पे डाउट बोल रहे हैं, डाउट भेजा। भूमिका राउत वो कब वहाँ रहती है सर? ये सारे एग्जाम जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, हाँ भूमिका, ये सारे बच्चों के लिए MST CET या गर्ल्स भी दे सकते हैं, बॉयज भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि गर्ल्स के लिए कोई अलग डेट आती है। तो इसके फॉर्म जब भी जिस दिन आते हैं ना कि आपके NDA के, आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपको ग्रुप में भेज देंगे। जैसे भी आते हैं, जैसे KVP बाय का आता है तो ग्रुप में जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने वहां पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। NDA का जब साइट खुलेगा, MST CET का नहीं, आप किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी वरीड ना हो। सारे एग्जाम्स की डेट का अनाउंसमेंट आपको आपके ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो आप बस वो ग्रुप को बराबर फॉलो करते रहिए, ग्रुप को बराबर देखते रहिए, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको आएंगी। किस डेट पे आ रहा है, कब तक फॉर्म फिलिंग की डेट है, कब एग्जाम है, कब आपको आई कार्ड मिलेगा, ठीक है, हॉल टिकट मिलेगा, सारी सारी जो जानकारियां हैं सब। फॉर्म भी इवन आपको कहीं बाहर से नहीं भरना है, फॉर्म भी हम ही लोग भरा के आपको दे देंगे। आप किसी प्रकार का कोई टेंशन ना लें। किसी एग्जाम में फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सब आपको आपके रिस्पेक्टिव सेंटर से जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है, सेंटर्स, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो इन सब चीजों को लेके। तो चंदन एक बार तुम अपना डाउट पढ़ दो, क्या है तुम्हारा डाउट? मैं ही देखूं, देखता हूँ व्हाट्सएप खुल जाता है। तन्मय कहाँ गए, उसे गए तन्मय चंदन खेड़े। Why did we took n बराबर 1 here? तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, n बराबर 1 तो लेंगे सर, देयर इज tan and sin, so why did you use 2n pi? बेटा जनरलाइज करने के लिए 2n pi यूज करते हैं। जब भी आपको दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक साथ सॉल्व करने को आएगा तन्मय, तब आप जो है 2n pi ऐड करते हैं। आपको जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक साथ सॉल्व करने, जैसे मैं आपको दूं कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ, जनरल सोल्यूशन ऑफ, जैसे मैंने दे दिया tan थीटा इक्वल्स टू -1 और sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसा क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट में वो क्वाड्रेंट पता करना है जिसमें tan नेगेटिव है और sin पॉजिटिव। तो कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहले आप पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लीजिए, tan नेगेटिव क्वाड्रेंट में, तो tan नेगेटिव होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर tan नेगेटिव। और साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और साइन, तो दो डबल टिकट आपको यहाँ पर मिल गया। मतलब इन दोनों के लिए जो कॉमन क्वाड्रेंट होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आप साइन को भूल जाएं। अब आपको बताना है कि मैं यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या वैल्यू डालूं ताकि मेरे को 1 मिल जाए। तो यू नो दैट 45 डिग्री पर tan थीटा 1 होता है और 45 डिग्री पर sin थीटा 1/√2। तो मेरे को 45 डिग्री को सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखना है। तो याद रखें, ये टेबल को फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है, ये मैंने सेकंड क्वाड्रेंट लिखा है, ये मैंने थर्ड क्वाड्रेंट लिखा है, ये मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा है। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो बात सभी बच्चे ध्यान से समझें कि जब किसी एंगल को, बच्चों को सबसे ज्यादा इसी में दिक्कत हो रही है तो एक बार अच्छे से समझ लें। जब कोई एंगल को आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल वही लिखा जाता है जो एक्चुअल होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल अल्फा ही है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हम क्या लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखते हैं पाई माइनस अल्फा, 180 माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिखोगे तो पाई प्लस अल्फा,
दूसरा, यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो आप उसको लिखेंगे -पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि किसी एंगल को लिखना है तो दो तरीके हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने के। एक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिससे आप इसको 2 पाई माइनस अल्फा लिखते हो, और यदि आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे तो फिर ये लिखा जाएगा माइनस का अल्फा। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल लिखने का एक एक ही तरीका है, जबकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल को दो डायरेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास यदि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल 210 डिग्री है, तो 210 डिग्री एंगल को मैं यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखूं तो मैं उसको 180 प्लस 30 डिग्री ऐसा करके लिख सकता हूं। और यदि इसी एंगल को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इसको -180 प्लस 30, मतलब -180 प्लस 30 बोले तो -150 लिखूंगा। तो आप -150 बोलो या आप 210 डिग्री बोलो, दोनों बातें सेम है। 210 डिग्री भी यहीं पहुंचेगा और -150 डिग्री भी यहीं पहुंचेगा, दोनों एंगल सेम है। बस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ। और आप ये देखो कि जब आप किसी पर्टिकुलर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिखो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिखो तो उनका जो न्यूमेरिकली सम आता है, मतलब 210 का और 150 का जो सम है वो हमेशा 360 होगा, हमेशा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के दो तरीके हैं। आप 180 प्लस भी लिख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आप -180 प्लस भी लिख सकते हो। ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के दो तरीके हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एंगल को लिखने के दो तरीके हैं। तो अब एक बात समझिए आप मेरी बड़ी ध्यान से, जब आपको जनरल सोल्यूशन पूछा जाता है तो जनरल के लिए यू आर फ्री टू राइट एनी एंगल, मतलब आप क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखने के लिए बिल्कुल फ्री हो। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए यू आर फ्री टू चूज एनी डायरेक्शन। आप क्लॉकवाइज भी अपना आंसर कर सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी अपना आंसर कर सकते हो, बट व्हेन यू हैव टू राइट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि यू नो दैट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज द न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल, और इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में यदि मेरे को 210 डिग्री यदि मैं लिखूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि इस यहां तक पहुंचने के लिए मेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ज्यादा चलना पड़ता है, जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेरे को एंगल कम कवर करना पड़ता है। और इन दोनों में जो छोटा होगा वो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब 210 डिग्री लिखूं या फिर -150 डिग्री लिखूं, जनरल सॉल्यूशन के केस में आपके दोनों आंसर करेक्ट हैं। बट व्हेन वी हैव टू राइट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो 210 लिखना गलत है। आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, -150 लिखोगे। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको ये नीचे वाली वैल्यूज को यूज करना है। और ये तो हम जनरल प्रिंसिपल, फर्स्ट और सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में जनरल के लिए भी वही डायरेक्शन यूज करते हैं और प्रिंसिपल के लिए भी वही डायरेक्शन यूज करते हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल है या सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल यूज आपको करना है तो वी यूज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी यूज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट यदि आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हो तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन लिख सकते हो। लेकिन when we have to write the principal solution, then we have to choose only clockwise direction। तो यहाँ पर अपन clockwise direction, ये है बेसिक डिफरेंस। तो डिपेंड्स अपॉन दी क्वेश्चन कि आपको जनरल पूछा गया है कि प्रिंसिपल पूछा गया है। तो जनरल में किसी बच्चे के दो तरीके से आंसर हो सकते हैं। भाई मैंने 210 चूज कर लिया और आपके किसी मित्र ने 150 चूज किया, जनरल सॉल्यूशन लिखते वक्त दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। 210 भी करेक्ट आंसर है, -150 भी करेक्ट आंसर है, बट तब जब आप जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं। बट व्हेन वी हैव टू राइट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो दोनों को जरूरी है, दोनों के दोनों बच्चे क्या लिखें, -150 एंगल लिखें। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल सॉल्यूशन। तो अब मैंने जो आपको बताया कि क्या करना है, भाई थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैंने क्वाड्रेंट पे टिक किया था। क्वाड्रेंट पे टिक करने के बाद अब मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पर जो अपना क्वाड्रेंट आया था वो आया था सेकंड क्वाड्रेंट।
एक बार और वो डायग्राम बना देता सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो हमने जो डायग्राम बनाया था कि भाई क्वेश्चन जैसे ही आएगा ये सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना क्वाड्रेंट चूज करोगे, ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें tan नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो दिस इज अवर क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एंगल आपको चाहिए, तो थीटा हमारा कितना है यहाँ पर 45 डिग्री। मेरे को 45 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री एक ही तरीके से लिखा जाता है, वो है 180 माइनस अल्फा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 45 को आप लिखोगे तो हमारा एंगल क्या बनेगा, 180 माइनस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4। तो ये एक एंगल आया, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि tan 3 पाई बाई 4 -1 आएगा और sin 3 पाई बाई 4 1/√2 आएगा। आप करके देख लो। अब मेरे को एक एंगल पता चल गया, अब मेरे को इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है। तो जब भी आपको व्हेन वी हैव टू राइट दी जनरल सोल्यूशन, तो जो आपने एक एंगल निकाला है उसको जनरलाइज कर देते हैं, और जनरलाइज करने के लिए अपन उसमें कितना ऐड करते हैं, अपन उसमें 2n पाई ऐड करते हैं। तो मैं ये बता चुका हूं ऑलरेडी कि 2n पाई ही क्यों ऐड करते हैं। तो उसका रीजन ये है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। 3 पाई बाई 4 एक्चुअली कौन सा एंगल है, 3 पाई बाई 4 एंगल है 135 डिग्री, 135 डिग्री है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप 360 डिग्री मूव करके फिर यहीं पर आ जाओ, तो मतलब साइन 135 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही साइन 360 प्लस 135 डिग्री का वैल्यू होगा, क्योंकि वही का वही एंगल बनता है। और मैं यदि ऐसा ऐसा दो बार कंप्लीट कर लूं, 360 एक राउंड लगाया, फिर 360 एक राउंड लगाया, फिर 150 चला, मतलब मैं अब आपको एंगल ऐसे फॉर्म करूं, मैं अपनी जगह 360 डिग्री मूव कर गया, ये 360, फिर 360 और फिर यहाँ पर आए, तो भी एंगल का वैल्यू वही आएगा। और 360 मतलब क्या होता है, 360 बोले तो 2 पाई होता है, और ये 2 पाई प्लस 2 पाई मतलब 2 बार 2 पाई, ऐसे ही 2 पाई 2 पाई 2 पाई तो 3 बार, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई तो 4 बार, और अब 2 पाई 2 पाई 2 पाई n टाइम्स रोटेट करोगे तो क्या बन जाता है 2n पाई। इसलिए जनरलाइज करने के लिए हम उसमें कितना ऐड करते हैं, 2n पाई ऐड करते हैं। समझ गया तन्मय, अभी क्लियर है आपको? तो ये बहुत बच्चों का डाउट था कि 2n पाई क्यों ऐड करते हैं। तो व्हेन वी हैव टू जनरलाइज द सॉल्यूशन, ऑलवेज वी ऐड 2n पाई। तन्मय कहाँ गए, क्लियर हो गया? हाँ ना तो लिखो उसमें। चलिए, शायद तन्मय चंदन पेड़े को आवाज नहीं आ रहा, तो अपन ओवरऑल कुछ क्वेश्चन करते हैं। और किसी बच्चे को ऐसी थ्योरी में कोई कंसेप्ट में कहीं डाउट जा रहा है तो पूछ सकते हैं आप अपने डाउट को। सर बहुत अच्छे से समझाया आपने और समझ भी गए, ठीक है बेटा, ओके तन्मय। तो भाई एक चीज आप याद रखें, जहां भी आपको ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं आप उसको क्लियर कर लें, ठीक है, क्योंकि जब तक आप श्योर नहीं होगे कि यही करना है तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस का ही सब कुछ खेल है जेई। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, लेकिन पहले कुछ महीने तैयारी के आपको, जो आप कर रहे हो उसको आपको टीचर को दिखाना चाहिए कि सर ये जो मैं अप्रोच कर रहा हूँ क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जरूर चेक कराइए, कुछ डाउट हो छोटा मोटा तो पूछिए जरूर, कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो तो क्लियर करिए, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि कोई बुक मैं आपको प्रेफर कर दूं कि वो बुक पे क्वेश्चन ऐसा कॉपी होके आ जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाए जाते और ऐसे मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपने थ्योरी कितना अच्छे से समझा है, और मैं यदि उस थ्योरी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछूं तो वो क्वेश्चन आप कितने हद तक बना रहे हो ये चेक करता है जी। सर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आयुष कुछ पूछ रहे हैं।
सर इस क्वेश्चन में tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा बराबर tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा का हम CD फॉर्मूला लगा के अप्रोच करना है क्या? नहीं बेटा, tan थीटा tan 2 थीटा और tan 3 थीटा बराबर tan थीटा tan 2 थीटा और tan 3 थीटा, इसमें CD फॉर्मूला नहीं लगाना है क्योंकि मैंने आपको tan में CD फॉर्मूला नहीं बताया। CD फॉर्मूला केवल और केवल आपने पढ़ा है, CD फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब आपका ये हो, क्या बोलते हैं, साइन होगा और कॉस होगा। तो tan A प्लस tan B प्लस ये जो आपने रिजल्ट लिखा है ना, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर tan थीटा tan 2 थीटा और tan 3 थीटा। तो यहाँ पर आप जो रिजल्ट मैंने आपको बताया है वो आप यूज कर सकते हो, और वो रिजल्ट मैंने ये बताया है, यदि 3 एंगल हैं जिनका सम 180 डिग्री है, A प्लस बी प्लस सी, यदि 3 एंगल का सम 180 डिग्री है तो इन तीनों एंगल के tan का सम मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C, इन तीनों एंगल के tan के प्रोडक्ट के बराबर आता है, मतलब tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये है वो रिजल्ट। लेकिन कंडीशन है कि A प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रूफ कैसे होता है? तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। मेरे को A प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री दे रखा है, तो मैं C को ट्रांसफर कर देता हूँ, तो C को मैं 180 माइनस सी कर देता हूँ, और इसके बाद मैं बोथ साइड tan अप्लाई करता हूँ। तो tan A प्लस बी बराबर tan 180 माइनस सी हो गया। और अब यहाँ पर tan A प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan A प्लस बी के लिए फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। और tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। और अब इसके बाद वी गेट अवर रिजल्ट, ये tan A प्लस tan B और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस tan C 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस tan C, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan A इंटू tan B इंटू tan C। और अब ये tan C को ट्रांसफर कर देना, देन यू गेट योर रिजल्ट। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, A प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू 5, तभी ये वैलिड होगा। तो ऐसे प्रूव करते हैं। सर वो आपने बताया था वो याद है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही है। तो देखिए, जब आपको ये बोला है ना कि क्वेश्चन है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा बराबर tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा, तो आपको ये बताया है कि जब आपको ये रिजल्ट गिवन है, क्या गिवन है आपको? गिवन है कि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा बराबर इन तीनों का प्रोडक्ट। तो जब ये चीज आपको गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो आप ये जानते हो कि वह होता कब है? ये होता तभी है, 3 tan का सम तीनों tan के प्रोडक्ट के बराबर कब होता है? जब A प्लस बी प्लस सी कितना हो? 180, और हमारा ABC कितना है? हमारा ABC ये है। तो दिस इम्प्लाइज कि थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया? 3 2 5 और 1 6, 6 थीटा 180 डिग्री आ गया। यहाँ से थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाता है। और अब 30 डिग्री को आप जनरलाइज कर दीजिए, तो 2n पाई ऐड कर दोगे तो आंसर 2n पाई प्लस पाई बाई 6 बन जाएगा। ठीक है आयुष, अभी क्लियर है? यस सर। तो यू हैव टू राइट द जनरल सोल्यूशन। तो नाउ इस क्वेश्चन का अब फाइनल आंसर जब अपन लिखेंगे तो अपन इसका जनरल सोल्यूशन इसको जनरलाइज करके लिखेंगे। जनरलाइज करके अपन क्या लिखेंगे? 2n पाई इसमें ऐड कर देंगे। So this is our answer. 2n pi plus pi by 6 is the solution of this trigonometric equation. तो ये रिजल्ट को आप याद रखना, ये रिजल्ट से क्वेश्चन आसानी से ये वाला हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी कोई तकलीफ हो आप लोगों की तो आप मेरे से साझा कर सकते हैं उसको।
मेरे से कुछ मदद लगी तो मैं आपका तकलीफ दूर कर सकता हूँ, और नहीं है तो फिर मैं आपको तकलीफ दूं। मतलब दो चार थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन आपके सामने पटकता हूँ, देखता हूँ कि आप किस हद तक जा सकते हो, बना सकते हो उसको। चलते हैं तो पेज नंबर 3 पर। शायद आपने किसी बच्चे ने डाउट पूछा नहीं। So now we move on to page number 3, where I give you one question important from cycle. So next question is the number of solutions of mod cos x बराबर sin। mod cos x बराबर sin, जबकि x का वैल्यू 0 से 4 पाई तक। x lies from 0 to 4 पाई। ऑप्शन है आपके 8, 4, 2, नन ऑफ दी। ट्राई करिए आप। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको दे रखी है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? क्वेश्चन आपको दिया है मॉड cos x बराबर sin। एक चीज आप मेरे से समझ लो पहले। आपको मॉड देख के थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि क्या बला है, तो मैं थोड़ा सा मॉड x पर प्रकाश डाल देता हूँ कि मॉड एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। भाई इसको अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मॉड्यूलस एक्स। क्या पढ़ोगे आप इसको? मॉड्यूलस एक्स। मॉड्यूलस एक्स, इसको ये पढ़ते हैं। और आज के बाद ये ध्यान में रख लेना, किसी भी नंबर पे यदि मॉड लग गया तो ये कभी नेगेटिव नहीं होता। किसी भी नंबर पे यदि किसी भी नंबर पे यदि मॉड लग गया तो वो कभी नेगेटिव नहीं होता। और मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि कभी पढ़ते पढ़ते अपने मन में ख्याल हो जाता है ना कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पे कुछ नहीं बन रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसे नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो मैं भी बच्चों को बोलता हूँ भैया ये दो डंडों के बीच में बैठ जाएगा, मतलब मॉड लगा लो अपने ऊपर। ये आपकी थिंकिंग को कभी नेगेटिव नहीं होने देगा, ये इतना पॉजिटिव फंक्शन है। तो मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका आप ध्यान में रखें। इसका जब आउटपुट बाहर निकलेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो आंसर आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब मैथमेटिकली डेफिनेशन ये कैसे, ऐसा जादू कैसे होता है? भाई मैं कोई भी नंबर डालूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये जादू कैसे हो रहा है? इसको डिफाइन कैसे किया गया है? तो इसको जो डिफाइन किया गया है, मॉड एक्स की डेफिनेशन, मॉड एक्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि मॉड एक्स का वैल्यू आपने एक्स लेना है जब एक्स पॉजिटिव हो, और मॉड एक्स की वैल्यू आपने लेनी है माइनस एक्स जब एक्स नेगेटिव। और इसकी इस डेफिनेशन के कारण मॉड हमेशा पॉजिटिव आता है। मतलब यदि आपने अंदर वाला नंबर कोई पॉजिटिव नंबर लिखा है तो वो आपका आंसर होगा, लेकिन अंदर वाला नंबर यदि नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नंबर पे भी एक नेगेटिव लगा देना है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। मतलब कहने का ये है कि जैसे इफ यू कैलकुलेट मॉड टू का वैल्यू 2 लिखेंगे, क्योंकि ये जो अंदर का नंबर था ये कैसा था? पॉजिटिव था। हमने एक्स की जगह पर कितना लिया था? 2। लेकिन यदि आप एक्स की जगह पर -2 लेते हो तो -2 इज अ नेगेटिव नंबर, -2 नेगेटिव नंबर। और जब आप नेगेटिव कोई नंबर लेते हो तो जो नंबर लिया है उस नंबर का भी नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाता है? +2। तो इसकी इस डेफिनेशन के कारण मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है।
आपने याद रखना है। आउटपुट किसी भी नंबर पे मॉड लग गया तो मॉड नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, ये मॉड का कंसेप्ट है। अब आप ट्राई करो। मतलब आप ये समझ सकते हो कि मॉड एक्चुअली जो है इट इज बिल्कुल स्क्वायर जैसा, मतलब पॉजिटिव कर देता है हर चीज। जैसे स्क्वायर हर नंबर को पॉजिटिव कर देता है, ऐसे ही मॉड जब लगाओगे तो मॉड भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो एक ऑप्शन ये दिया है, ये करेक्ट है। कौन है? वेद सैन। वेद सैन इनका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड वेद। रेवत अरोरा एवरीवन में पूछ रहे हैं सर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पे यूज कर सकते हैं मॉड? मॉड जहां पर लगा है वहीं पर यूज कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ लगा है मॉड, दूसरी तरफ नहीं लगा है। मॉड कॉस पे लगा है तो केवल कॉस पे ही मॉड यूज करना है, साइन पे यूज नहीं करना है। जिस पे लगा होगा उसी पे यूज करेंगे। तो वेद सैन मानकापुर ब्रांच से ये करेक्ट है। वेरी गुड वेद। और अंशिका मौदेकर इंदौरा ब्रांच से ये भी करेक्ट है। वेरी गुड अंशिका। तो दो बच्चे हैं, एक मानकापुर से और एक इंदौरा ब्रांच से। बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। वेरी गुड। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और बाकी बच्चों से भी एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे। चलिए, तो मैं डिस्कस करता हूँ सोल्यूशन इसका। नित्या पटेल सीए रोड ब्रांच से ये भी करेक्ट है। वेरी गुड नित्या। हर्षल बेटा चेक करो आप। कृष्णा चौहान मानकापुर ब्रांच से ये भी करेक्ट है। आर्या सी। आर्या सी बेटा ए बी सी डी के टर्म्स में करो। आर्या अपना आंसर ए बी सी या फिर डी लिखो। जो तुमने लिखा है नंबर उसकी जगह ए बी सी डी लिखो। निशिका पाटिल सीए रोड ब्रांच से, सॉरी निशिका पाटिल मानकापुर से करेक्ट है। यासीन सिद्दीकी बेटा चेक करो। आर्या मानेवाड़ा ब्रांच से आर्या भी करेक्ट है। और आयुष राउत मानेवाड़ा ब्रांच से करेक्ट है। वेरी गुड। और सीए रोड ब्रांच से भूमिका बेटा चेक करो आप। और योगेश पिसाने इंदौरा बेटा आप चेक करो योगेश। चलिए, तो हर ब्रांच से ऑलमोस्ट आंसर आए हैं सभी बच्चों के। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सभी ब्रांच में एक दो बच्चे हैं जो अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो करते रहिए। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अनिरुद्ध सेन करेक्ट है। आदित्य बेटा चेक करें। भूमिका चेक करें, भूमिका राउत। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अब देखिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सही आंसर इसका सेकेंड ऑप्शन है। 4 वैल्यू आती है, 4 वैल्यूज है। और आपको केवल कुछ नहीं करना है। आप जानते हो भाई 0 से 4 पाई तक मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो ये 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई। ये 0 से 4 पाई तक किसका ग्राफ है? ये 0 से 4 पाई तक साइन एक्स का ग्राफ होता है। ऐसी वेव चलती है। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है 0 से 4 पाई तक। अब मैं यदि मानसी शेटे करेक्ट है। वेरी गुड बेटा, माने वाला ब्रांच से मानसी करेक्ट है। अब मैं यदि यहाँ पर 0 से 4 पाई तक कॉसेक्स का ग्राफ प्लॉट करूं तो आप जानते हो 0 से 4 पाई तक कॉसेक्स का जो ग्राफ है, मैं पहले साइड में बनाता हूँ 0 से 4 पाई तक कॉस। तो कॉस आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये 2 पाई। ये 0 से 2 पाई तक कॉसेक्स है। और उसके बाद यहाँ पर आएगा 5 पाई बाई 2, यहाँ पर 7 पाई बाई 2, और यहाँ पर खत्म हो जाएगा 2 पाई। ठीक है,
ये 0 से 4 पाई तक ये cos x का ग्राफ है। बिल्कुल सेम ग्राफ चलता है, बस क्या हो जाता है कि वो 90 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। ये 0 से 4 वेव बना देना बस, और कुछ नहीं। लेकिन ये cos x का ग्राफ है। आप जब मॉड cos x का ग्राफ बनाओगे तो मॉड cos x क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जितना पोर्शन इसका बिलो दी एक्स एक्सिस है वो ऊपर करते जाना, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ से हट जाएगा, इसको आप ऊपर कर देना। फिर ये जो पोर्शन है ये भी यहाँ से हट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। मतलब यदि आप मॉड कॉसेक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे, इसी ग्राफ पेपर पे मॉड कॉसेक्स को प्लॉट कर रहे हैं, तो मॉड कॉसेक्स का ग्राफ ऐसा आता है, ये फिर ये और फिर ये। तो ये 0 से 4 पाई तक मॉड कॉसेक्स बना है। अब आप देखो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी जगहों पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बोथ दी ग्राफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 1 2 3 और 4 जगहों पर केवल इंटरसेक्ट करा है ग्राफ ने, इसलिए आपका आंसर है 4। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा आपको तो पूछ लीजिए। तो अनिरुद्ध हुसैन उन्होंने आंसर किया था करेक्ट थे। ये भूमिका राउत बेटा आपने चेक करना है, संकेत कलम्बे भी करेक्ट थे और मानसी शेटे ये भी करेक्ट थे। और किसी बच्चे को यदि सॉल्यूशन नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, भूमिका 4 लिख रही हैं। बेटा ऑप्शन ए बी सी डी लिखो, 4 में ये भी हो जाता है कि फोर्थ ऑप्शन है ना, इसलिए आगे से आपको सजेस्ट सभी बच्चों को करते हैं, आप जब भी अपना, हाँ वेरी गुड बेटा, आप जब भी अपना आंसर करें तो ए बी सी डी ऐसे लिखा करो, कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं। ठीक हो जाता है कई बार फ्लो फ्लो में आप 4 लिखते हो, आपने सही लिखा है बी, और मेरा ये मतलब जो आप लिख रहे हो जरूरी थोड़ी मैं समझ पाऊँ, तो आप ये हो जाए, आपने लिखा है भाई 4 वैल्यू, मैं समझ रहा हूँ 4 ऑप्शन, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो आप कभी भी, ये गड़बड़ आगे होगी नहीं, इसलिए सभी बच्चों को बोलता हूँ कि आप जब भी आंसर करें बेटा, आप ए बी सी डी कर दें, बस कहीं कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी फिर। तो दी करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी देखिए वही हो गया, 4 वैल्यू करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 4 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप, बहुत अच्छा लगा आप सभी बच्चों ने आंसर किए हैं, ऐसे ही आंसर बनाए रखें अपने। और आप यदि ये आंसर अपनी खुद की मेहनत से कर रहे हो ना, तो मैं तो बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ कि सिलेक्शन आपका बिल्कुल पक्का है, क्योंकि आपके आंसर बिल्कुल आपकी मेहनत से आ रहे हैं, ये कहीं कोई आप सहारा नहीं ले रहे हो। तो बिल्कुल श्योर मानिए, आप मेरे से लिखवा लीजिए काम पेपर पे कि आपका रिजल्ट पक्का है। मूविंग ऑन टू, क्योंकि देखिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा ऑनलाइन का खराब हो गया है, क्योंकि मैं जो आपसे सीनियर स्टूडेंट थे, पिछले साल जो नया नया लॉकडाउन वगैरह लगा था, तो उसमें कई बच्चे आंसर करते थे लेकिन वो चीटिंग कर करके आंसर करते थे, तो वो मैंने सिचुएशन रियलाइज करी, तो इसलिए थोड़ा सा एक डर बैठ गया है कि जो आंसर आपके आ रहे हैं, कई बच्चे हैं जो मेहनत करके, रिजल्ट यही एग्जाम में भी होता है कि कोई बच्चा जो है वो मेहनत करके पूरा पेपर लिख रहा है और उसके मार्क्स कम हो जा रहे हैं, और एक वो बच्चा है जिसने कोई पढ़ाई नहीं करी है और वो चीटिंग कर करके मार्क्स ज्यादा ले जा रहा है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो थोड़े से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि सर ये क्या है। तो मैं वही बोलता हूँ कि बेटा आप अपना देखो, फाइनल एग्जाम में चीटिंग का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। ठीक है, पूरे आप सीसीटीवी सर्वेलेंस में रहते हो, जो सेंटर मिलता है वहां पर चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, सारे एग्जाम ऑनलाइन है, आपको केवल एक रफ वर्क के लिए पेज मिलता है, वो भी वहीं जो सेंटर की तरफ से प्रोवाइड होता है, आपने अपना कुछ लेके, वहां पर आप बिल्कुल अकेले होते हो। तो तैयारी ऐसी करके जाओ कि अकेले पड़ जाओ वहां पर तो भी आप चीजें निकाल के लेके आ जाओ। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस आप वैसी मेंटेन करिए, बिना किसी बात का सहारा लिए हुए। भले ही नहीं आएगा चलेगा, आज नहीं आएगा कल नहीं आएगा, लेकिन परसों तो आएगा, आपकी मेहनत से आएगा, आपको बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो इसलिए अपनी मेहनत से आंसर करें। सर मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने,
तन्मय चंदन के सर मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने भी अभी ही करवाया है और सबका आंसर इतनी जल्दी आया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता कि मैं ब्लेम कर रहा हूँ जिनका आंसर आ गया। कई बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक फिजिकली मैं आमने सामने नहीं होऊंगा तो मैं किसी जजमेंट पे नहीं पहुंच रहा हूँ कि भाई ये आपकी मेहनत नहीं है कि आपकी मेहनत है। जिस दिन ऑफलाइन शुरू होगा या आप ऑफलाइन डाउट के लिए आते हो तो उसमें हम बहुत कुछ ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। ऑनलाइन में मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ आपको देख के, क्योंकि ऑनलाइन में आप केवल मेरा फेस देख पा रहे हो, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, आप दिखते कैसे हो, आप अपने हाथ से खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कहीं से चीटिंग करके सॉल्व कर रहे हो, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जिस दिन अपन इंटरेक्ट करेंगे उस दिन, क्योंकि ऐसा हुआ है पिछले साल ऑनलाइन क्लास चल रही थी, पर जब ऑफलाइन में आए तो जो बच्चों के आंसर आते थे ऑनलाइन में, ऑफलाइन में एकदम ही वो बिल्कुल साफ हो गए। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आप अपनी मेहनत से आंसर करिए। ठीक है, मैं तो बोल दूंगा कि सही है, और मैं ये भी बोलता हूँ कि जो आंसर मेरे को मिले उसमें से काफी सारे बच्चों के मेरे को है कि नहीं, हर बारी उन्हीं का आंसर आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर बारी वो चीटिंग करके, क्योंकि बाकी बच्चे भी कर सकते हैं ना। यदि 40-45 बच्चे क्लास में बैठे हैं और हर बारी 10-15 बच्चों का आंसर आ रहा है, बाकी बच्चों का नहीं आ रहा है, तो बाकी बच्चे ऐसा नहीं कर सकते कि वो भी चीटिंग करे। कर सकते बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि बच्चों ने मेहनत नहीं करी। हाँ, 10-15 बच्चों में से ये मानता हूँ कि भाई 7 से 8 बच्चों ने ईमानदारी से सवाल किए होंगे, तो 4-5 ने चीटिंग करके डाला हो। ठीक है, मैं बस ये है, वो 4-5 के बारे में श्योर नहीं हूँ कि वो अपने हाथ से खुद से कर रहे हो, लेकिन हाँ 7-8 के बारे में मैं बिल्कुल श्योर। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन दिया, मेरे को 15 आंसर मेरे तो आए, तो 15 में से 10 के बारे में श्योर हूँ कि उन्होंने मेहनत करके निकाला होगा, लेकिन 5 के बारे में, वो 5 जो है वो पूरा किया कराया खेल बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, तो उससे वो 100% जो विश्वास होना चाहिए ना, वो नहीं होता बस। तो वही मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी मेहनत से करो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएगा चलेगा। लेकिन एग्जाम में आप बहुत परेशान हो जाओगे जब फाइनल एग्जाम में बैठोगे। ठीक है, अभी छोटी छोटी खुशियों से आप खुश तो बहुत हो जाओगे, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आना चाहिए ना, वो बराबर नहीं है। इसलिए आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि जो पढ़ा रहे हैं ना बेटा, आप उसकी बेसिस पे करो। भाई चीटिंग करके तो कर लोगे, बहुत कुछ अवेलेबल है आज की डेट में मार्केट में। ठीक है, इतनी साइट्स अवेलेबल है, क्वेश्चन वहां डालो सॉल्यूशन आता है सामने। ठीक है, लेकिन आप उससे सीख कुछ नहीं पाओगे। ठीक, तो केवल वाहवाही के लिए आप केवल ABCD ऐसे आंसर मत करिए प्लीज। आप अपनी मेहनत से करिए, मेहनत से आएगा ना तो आपको खुशी ज्यादा हो, और आप मेरे से लड़ भी सकोगे। सर मैंने बी बोला था, आपने सर मेरे को गलत बोल दिया, कैसे। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो आप ट्राई करिए, बिल्कुल आएगा। और सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ को अच्छा करना है। ठीक है, ट्राई करिए आप। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 1 minus tan theta into 1 plus tan theta into sec square theta equals to, इक्वल नहीं है, प्लस है, फिर से प्लस 2 raised to the power tan square theta equals to 0, then theta belongs to, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में -π/2 से +π/2। थीटा का वैल्यू क्या होगा जो इसको सेटिस्फाई करे? ऑप्शन है आपके π/4, -π/4, π/3 और -π/3। which option is correct? The value, you have to find the value of theta which satisfies this equation and also lies in the interval -π/2 to +π/2। आपको थीटा का वो वैल्यू बताना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता हो और साथ साथ इस इंटरवल में लाई भी करता हो।
ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, द इक्वेशन 3 raised to the power sin 2x plus 2 cos square x plus 3 raised to the power 1 minus sin 2x plus 2 sin square x equals to 28। क्या होगा इसका ऑप्शन? पहला ऑप्शन है क्या cos x बराबर 0 होगा, दूसरा ऑप्शन है क्या tan x बराबर -1 होगा, तीसरा ऑप्शन है क्या tan x बराबर 1 होगा, और फोर्थ ऑप्शन है क्या A एंड B दोनों, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट। आप क्रॉस चेक, आप कुछ भी करने के लिए फ्री हो, बस आंसर करेक्ट रहना चाहिए। क्वेश्चन ये है फर्स्ट वाला, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 रेज़ पावर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो आपको बताना है थीटा का वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है 3 पावर साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 पावर 1 माइनस साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 28। तो आपको बताना है ये चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या cos x 0 होगा, क्या tan x -1 होगा, क्या tan x +1 होगा, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई एक चूज करिए संकेत। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। करेक्ट है बेटा संकेत, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। कल अपन इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे। कल आपका डाउट क्लास है, जो आपके डाउट्स हैं आप उसको पूछ लीजिएगा। और इस क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ साथ डाउट डिस्कशन के बाद यदि टाइम बचता है तो अपन कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर। और फिर अगले वीक से अगले चैप्टर पर अपन जाएंगे। हर्षल बेटा चेक करो रॉन्ग। सो नाउ अब ये दोनों क्वेश्चन आपके हवाले वतन साथियों, आप इसको ट्राई करिए। बाकी अपन कल की क्लास। ओके बेटा, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।